चलो तो हम लोग कहाँ पे लास्ट क्लास में थे? आई थिंक आपके बैच में हम लोग सर जी जी सर प्रीवियस क्लास में जो एक तो सवाल हमने सॉल्व किया था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस e टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। सर ये तो हालांकि लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन इसमें तो सिलेबस में नहीं है, उसके बाद भी क्वेश्चन डाल दिया। हाँ, वो एमजीएफ का नहीं होगा क्योंकि वो मतलब वैसे पीडीएफ दे सकता है, मतलब नाम नहीं यूज करेगा या उसका ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में वही सारी चीजें यूज करेंगे जो नाम दे रखा है, ठीक है ना। तो वैसा वो डाल रखा है, उसने थोड़ा गलत किया है क्योंकि उसने ध्यान से सिलेबस देखा नहीं है, ठीक है ना। जिसने पेपर बनाया है, टेस्ट बनाया है जिसने, या वो असाइनमेंट जो बनाया है। तो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है, मतलब तो ऐसा नहीं होगा कोई पीडीएफ आपको उसका एमजीएफ दे देगा और बोलेगा कि खुद डिसाइड करो, क्योंकि जब सिलेबस में है ही नहीं तो क्यों उसका एमजीएफ दे के हम कैसे पता करेगा उसका एमजीएफ क्या है। तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आप सही कह रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? आई थिंक ये वाला स्टार्ट किए थे। चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ना, ये वाला पार्ट कर रहे थे। तो ब्रीफली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर बाद में। बाइनोमियल हाँ, बाइनोमियल में। तो हमने डीजेनरेट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बर्नौली भी डिस्कस किया था, बाइनोमियल जस्ट स्टार्ट किया था। तो चलो बाइनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो ये ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, बाकी आगे और इसकी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या बताया था हमने कि इसका जो नोटेशन है, जैसे x ये लिखेंगे बाइनोमियल n कॉमा p, ठीक है। सो n एंड p पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। और सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज binomial distribution if and only if pmf of x is, जो pmf होगा तो वो तो आप लोगों को पता ही है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n होगी, ठीक है यहाँ तक। तो 0 1 2 अप टू n तक, ये तो सिंपल पीएमएफ है ना, बाइनोमियल का। फिर बाकी इसका सपोर्ट तो समझ आता है आपको, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो उसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे इसका सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट मतलब हो गया यहाँ पे 0 1 2 अप टू n। इसका मीन कितना है, तो ये भी लास्ट क्लास में देखा था, क्या था, एन पी, है ना। वेरिएंस कितना है, सो एन पी क्यू। सो पी क्यू क्या है, ये 1 होगा, पी प्लस क्यू। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। तो मैं आगे लिखूंगा इसका इंटरप्रिटेशन। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आता है, ये सब लिखा दिया था लास्ट क्लास में, है ना। ये सब लास्ट क्लास में लिखाए थे। p टू द पावर t प्लस q होल टू द पावर n। अरे क्यू प्लस पी ई की पावर टी एंड होल पावर है एन, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो q प्लस पी की पावर टी होल पावर एन हो गया। एंड और बाकी मीडियन मोड तो लिखाया था लास्ट क्लास में। सो ये सब लिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, कर देख लें लास्ट क्लास का नोट। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उसके इंटरप्रिटेशन। तो होता क्या है, जैसे एक वर्ड आता है बर्नौली ट्रायल, ठीक है ना। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम बात करें बर्नौली ट्रायल की। तो ट्रायल क्या होता है कि जो बर्नौली ट्रायल होगा, एक्चुअली बर्नौली ट्रायल इज एक्चुअली कि इसमें मेनली क्या कंडीशन होता है कि मान लो n ट्रायल्स हैं। सो ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट
आर बर्नौली ट्रायल सो ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो होगा उसको बोलेंगे बर्नौली ट्रायल। इफ एंड ओनली पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल्स होंगे इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड दूसरा कंडीशन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल जो होगा रिमेन सेम, ये रहेगा। और क्या होगा, ट्रायल्स तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल जो होगा वो सेम होगा। और कंडीशन क्या होती है, देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये भी कंडीशन लिखा रहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। सो मेनली आईआईडी ट्रायल्स है ना ये, कि ट्रायल्स हैं, एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी। वही इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है। और वो कंडीशन है इसमें, आई थिंक 3 कंडीशन था, एक और कंडीशन क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट कंडीशन। बताओ भाई कोई, तो मेनली आईआईटी ट्रायल समझो। किसको याद है, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसकी जरूरत नहीं, हम ट्रायल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। सो है ना, अगर वो लोअर क्लास में देखो लिखा रहता है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, ऐसा लिखा रहता है, बट एक ये कंडीशन था कि जैसे आप देखते हो ना, इसमें ईच ट्रायल के पास कितनी पॉसिबिलिटी होती है, ईच ट्रायल हैज, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है ना, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या होता है, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। सो ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, है ना, सक्सेस और फेलियर, ये हमारे पास है। सो ये कंडीशन है मोरलेस। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे बर्नौली ट्रायल की। तो होता क्या है, जब इसका मैं यूज़ कैसे करूँगा, तो हमने कहा ट्रायल से मान लो एग्जांपल के लिए कॉइन को आपने 100 टाइम टॉस किया, ठीक है ना, तो सो पहले कॉइन पे क्या आया ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि दूसरे कॉइन पे क्या आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, सेम है इन ईच ट्रायल, remains same in each trial, और देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, और क्या होना चाहिए, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये जरूरी नहीं है ऐसे तो, लेकिन चूंकि हम बाइनोमियल केस में इसको हम फिक्स रखेंगे ना, बाइनोमियल में n नंबर ऑफ ट्रायल होगा, तो इसीलिए एंड ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि मान लो कंसीडर, सो इंटरप्रिटेशन की हम लोग बात करते हैं, मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, consider an experiment consist of
in IID trials, ठीक है। सो कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n IID ट्रायल्स। सो एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कीजिए जिसमें n IID ट्रायल्स के बजाय मैं लिखता हूँ बर्नौली ट्रायल्स, है ना। बर्नौली ट्रायल्स, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। अब उसमें होता है कि हमें काउंट क्या करना है। बर्नौली ट्रायल का मतलब क्या है, ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, है ना, मैं फिक्स कर दिया पहले ही। ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर। सो हम लोग क्या काउंट करते हैं, हम लोग यहाँ एक्स डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस हम लोग फिक्स कर रहे हैं एन ट्रायल्स में। तो x क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो x का सपोर्ट आप सिंपली देख सकते हो, यू हैव n ट्रायल्स, और n ट्रायल में क्या हो रहा है, ईच ट्रायल के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने हो जाएंगे, या तो 0 या 1 या 2 या 3 एंड अप टू n, यही है। सो नंबर ऑफ सक्सेस 0 1 2 3 अप टू n हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। सो 0 1 2 3 अप टू यहाँ पे हमारे पास n है। और इस केस में जो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी बाइनोमियल n कॉमा p। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कभी आपको n ट्रायल्स दिया हो जिसमें ईच ट्रायल के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, तो उस केस में नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, अगर आप कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, सो वो जो रैंडम वेरिएबल है दैट विल हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा p, है ना। तो इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको बस समझना है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि सक्सेस आप क्या डिफाइन करते हो, फेलियर आप क्या डिफाइन करते हो, ये उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। अब होता क्या है, जैसे मान लो, है ना, जैसे हमारे पास बाकी सब तुमने पीएमएफ तो देखा ही है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 - p की पावर n - x, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 अप टू n होती है, ये ना। तो ये आ जाएगी। जैसे एक दो क्वेश्चन लिखो सिंपली, जैसे अभी जैम 2024 में एक क्वेश्चन था, देखेंगे अभी लिख दो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो 10 टाइम्स, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी, तो सिर्फ कॉइन लिखा हूं मतलब अनबायस्ड कॉइन समझना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू हेड्स इज, बताइए क्या आएगा। वो जरूर नहीं एग्जैक्ट, आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं, तो ये आसान है ना, इसको ट्राई करो, बताओ। इसको यूज करो जो मैं लिख रहा हूं ऊपर, कि हमने एक कॉइन को टॉस किया 10 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 2 बार हेड आएगा। फाइव अपॉन 1024। ओके, तो आपका आंसर है 5/1024। बाकी लोग बताइए कि आपका भी यही आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सब 11 12 में भी आपने किए होंगे।
ठीक है भाई, सबके यहाँ आंसर आ रहा है? सर 45/1024. 45/1024, ओके। सर 45/1024 तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए आएगा, लेकिन यहाँ लेकिन इसमें एटमोस्ट, इसलिए तीनों केसेस को ऐड करेंगे तो 56/1024 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है 56/1024, ओके। देखो भाई, सर 56/1024 ही आ रहा है। अच्छा तो चेक करो बाकी लोग भाई, ये सब में गलती तो नहीं होनी चाहिए, सब आसान क्वेश्चन है। यस सर 56/1024 ही है। अच्छा ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिंपल है, ये सब लोग कर पाएंगे इजीली, अगर सिल मिस्टेक नहीं करेंगे तो। सिंपल है कि इसमें क्या कह रहा है, देखिए तो होगा कि यहाँ आपको समझना कि बाइनोमियल क्यों लगा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, सो कॉइन को 10 टाइम टॉस किया, सो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अगर मैं आपको मीनिंग लेता हूँ, यहाँ जो पैरामीटर्स यूज किए हमने, बाइनोमियल np जो होता है, सो इसमें n जो डिनोट करता है कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स। अच्छा यहाँ पे p नहीं बताया, तो p क्या है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। तो ये PQ का मतलब है, ठीक है ना। सो यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 10 एंड क्या किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। हम x को लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक। तो यहाँ क्वाइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड मेरा सक्सेस है यहाँ पे, ठीक। तो क्या कंसीडर किया हमने, हेड जो हमारा एज ए सक्सेस कंसीडर किया, सो हेड इज सक्सेस। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, तो एक टॉस में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, यही है। तो यहां से जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी बाइनोमियल 10,1/2, यही है, ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। सो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब समझना पड़ेगा आपको। सो एटमोस्ट 2 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन इक्वल टू 2 है तो निकालिए इसका क्या मतलब है। और जब भी बाइनो है ना, तो बाइनोमियल में सपोर्ट क्या होता है, x की पॉसिबल वैल्यू होती है 0 1 2 अप टू 10, n तक होता है, तो n यहाँ 10 है आपके पास। सो इस केस में x लेस देन 2 का मतलब x 0 1 2, इन तीनों पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सो x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, ये आपको करने होंगे। अब बाइनोमियल का पीएमएफ भी आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे ये प्रोबेबिलिटी होती है NCx p की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 निकालोगे, सो 10c0, ठीक, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10, ऐसे ही 10c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 9, 10c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 8। अब आप कॉमन ले लीजिए तो 1/2 की पावर 10 सब में कॉमन आ जाएगा, 10c0 1, 10c1 10, 10c2 45। सो ये मिलके अब बाहर है 1/2 की पावर 10 सब में है, देखिए। सो 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये कितना हो गया
6/1024। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों का भी आया है। किसी को डाउट है तो पूछिए इस क्वेश्चन में। सो एक्चुअली 10 ट्रायल्स जो थे बर्नौली ट्रायल थे। क्यों? यहाँ पे 10 ट्रायल से पहली बात, ईच ट्रायल पहली बार कॉइन पे क्या है, ये दूसरे कॉइन को इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरे तीसरे कॉइन को, तो मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ट्रायल्स। हर ट्रायल में 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक। और ट्रायल इंडिपेंडेंट एक दूसरे से है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम है, और हर ट्रायल के पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल। तो हेड को हमने सक्सेस बोला, टेल को हम फेलियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल तो यहाँ में लिया ही है। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बाइनोमियल के, जैसे मान लो होता है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने पढ़ा है, तो अगर मैं थ्योरम की बात करूं तो जैसे x इज बाइनोमियल n कॉमा p, तो आपसे पूछते हैं कि n माइनस एक्स अगर y है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताइए कोई। बाइनोमियल n, q। हाँ तो ये डायरेक्ट थ्योरम है ना, ये डायरेक्ट आपके लिए थ्योरम है। n कॉमा क्यू हो जाएगा, q क्या है 1 माइनस पी। तो जस्ट अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np है तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा क्यू हो जाएगा, है ना। इस तरीके से निकाल पाएंगे। तो जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे कि अभी के लिए सेकेंड क्वेश्चन वो देखो कि लेट x इज बाइनोमियल 5 कॉमा 1/2, मान लो ऐसा है, एंड y जो है वो है 5 माइनस एक्स। देन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ई एक्स ई वाई प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई वाई क्यूब, ये बताइए कितना आएगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। या यहाँ से थोड़ा सा मैं आसान कर दूँ इसको ना, 5,1/2 को भी कैलकुलेशन के लिए जस्ट वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, या चलो इतना ही रखता हूँ अभी। वाई क्यूब है ना, वाई क्यूब में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेट तो हो ही जाएगा बट टाइम लगेगा, अभी इतना ही कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक्स है बाइनोमियल 5,1/2 और वाई है 5 माइनस एक्स। तो आपसे पूछ रहा है बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा। कैलकुलेट कीजिए आप लोग। टेन आना चाहिए, 10। ओके बाकी लोग इनका 10 आया, बाकी लोग बताइए। यस सर, 10 आ रहा है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है, सो क्योंकि हमने वो चेंज नहीं किया ना, पी क्यू अगर मैं अलग अलग रखता तो कुछ नया डिस्ट्रीब्यूशन बनता। सो यहाँ से है ना 10 9 8 कुछ भी 0 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है जी, हालांकि आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्स बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ है तो पी यहाँ 1/2 है तो क्यू भी यहाँ 1/2 ही होगा। सो यहाँ जो क्यू होता है वो 1 माइनस पी होता है, तो यहाँ पी 1/2 है तो क्यू भी 1/2 ही होगा। सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5 कॉमा 1/2 हो गया, और y आपको हमने लिख के दिया है 5 माइनस एक्स। सो थ्योरम के हिसाब से ये भी होगा 5 कॉमा 1/2 ही हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे ई वाई पूछ लिया तो यहाँ से वाई निकाल सकते हैं आप। सो ई वाई तो एन इंटू पी, तो 5/2। अगर वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लो वहाँ से भी काम हो जाएगा, या और भी तरीके हैं कैलकुलेट करने के। सो वेरिएंस ऑफ वाई निकालोगे एन पी क्यू 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 5/4, ठीक। सो ई वाई है 5/2
वेरिएंस y है 5/4। सो वेरिएंस का फॉर्मूला जानते ही हो आप, ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस y। सो यहाँ से ई वाई स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। और आपको कोई दूसरा तरीका आसान लगता है तो यू गो विद दैट, तब भी आंसर सेम आएंगे, ठीक है। सो इससे आप सॉल्व करेंगे, ई वाई की वैल्यू है 5/2, इसका होल स्क्वायर, वेरिएंस y की वैल्यू है 5/4, तो ये 25/4 प्लस 5/4 30/4 हो गया, ठीक। सो ये चेक करो भाई आप लोग, तो यहाँ से ई वाई स्क्वायर आ गया 30/4। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका सम, ठीक। तो सम के लिए हमें चाहिए था ई वाई, ये चेक करो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने ना, देख लो एन पी क्यू, है ना। सो ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ से 25 प्लस 5 30/4 होगा ना। सो ई वाई हमारे पास कितना आया 5/2 और ई वाई स्क्वायर है 30/4, तो ये आपके पास आ गया 10/4 प्लस 30/4, तो ये 40/4, तो ये आ गया 10, ठीक है। चेक कर लीजिए अगर कैलकुलेशन, और किसी को डाउट हो तो पूछिए। मतलब ये तो बस आसान एक जस्ट क्वेश्चन इस थ्योरम सर को। अगर अगर वाई हाँ सर वाई स्क्वायर या वाई क्यूब रहेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सर बाइनोमियल 5,1/2 ही रहेगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, वो बर्नौली में होता है, बाइनोमियल में ऐसा नहीं होता है। अ, अभी एक थ्योरम जैसे क्या होता है कि जैसे ये बाइनोमियल n कॉमा p है, मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि n को अगर आप 1 रख दोगे, सो बाइनोमियल 1 कॉमा p जो है वो सेम रहता है बर्नौली। बर्नौली पीके। हाँ, सो बर्नौली में सेम आता है, लाइक ऐसा थ्योरम है कि x इज बर्नौली p, ये लास्ट क्लास में पूछा भी था। सो x की पावर n जो होगा दैट विल ऑल्सो बी बर्नौली p फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है, यहाँ से आ जाएगा जी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो x अगर बर्नौली p है तो x की पावर n जो होगा वो बर्नौली p ही होगा, ठीक है ना, जब n नेचुरल नंबर है। बट बाइनोमियल में ऐसा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। निकाल सकते हो आप, जैसे मैं अगर आपके लिए क्वेश्चन लिखूं कि जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लेट x इज बाइनोमियल 2,1/3 एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपसे पूछा जाए या अभी के लिए एक्स स्क्वायर, देन PMF of y is, y का PMF बताइए क्या होगा, आप लोग निकालिए जरा। तो ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, PMF जरूर निकाल सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, चेक कीजिए। बताओ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े ना आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए।
इतना मुश्किल है क्या? सो आपसे पूछा जाए अगर एक्स का सपोर्ट क्या है जी यहाँ पे, एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0 1 2 0 1 2, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1 4 0 1 4, ये ट्रांसफर सिखाए थे ना। अब 1/1 निकाल लो मास। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बीइंग 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0, so probability of x being 0, और x था बाइनोमियल 2 1/3, so 2 choose 0, 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 2, so ये 4/9, तो ये हो गया 4/9 when y is 0. What is probability of y being 1? So x square is 1, so probability x is plus minus 1, but minus 1 पे तो probability 0 होगी क्योंकि सपोर्ट में सिर्फ 0 1 2 है। सो ये वही probability आएगी जो 1 पे आएगी, और 1 पे आएगी तो क्या होगा? 2c1, ठीक, 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 1, कितना आ गया ये? 4/9, चेक कर लो, ये भी 4/9 आ रहा है जब y 1 है। और ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी y बीइंग 2, नहीं 2 नहीं 4 ना, y के सपोर्ट में 4 है, सो एक्स स्क्वायर बराबर 4, 1/9 आएगा। है ना। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया ना ट्रांसफॉर्मेशन, कि डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास +2, तो यहाँ 2c2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 0, सो ये 1/9 आ गया। चेक कर लो बाकी, तो 1/9 when y is 4। सो मैं कह रहा हूँ जरूरी थोड़ी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा, तो इसका कोई नाम नहीं है, ये नहीं कि बाइनो एक्स स्क्वायर, तो ये कहना चाह रहा हूँ इस समय कि जरूरी थोड़ी कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। सो दिस इज द पीएमए 4/9 4/9 1/9, ठीक है जी। सो वैसे निकाल सकते हो पीएमए, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये है कि बाइनोमियल में n की जगह 1 रखेंगे तो बर्नौली हो जाएगा, है ना। तो जो थ्योरम ये था कि binomial n comma p becomes Bernoulli p when n is equal to 1, ठीक है। सो ये पहले भी लिखा हूं मैं, Bernoulli p is identically distributed with binomial 1 comma p। सो binomial 1 comma p मतलब Bernoulli p इक्वल टू, ऊपर d लिख रहा हूं, d मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल नहीं, इक्वल अलग चीज है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग चीज है, ठीक है। तो उससे आ जाएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। सो तो ये बाइनोमियल का मेनली था, कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल पे एग्जाम में मिल जाते, जैसे इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि लेट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज mxt इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 1 + 2 e की पावर t, और इसकी पावर मान लो इसे 5 है, और अपॉन में रहेगा 3 की पावर 5। देन पूछेगा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड x - 1 इज मोर देन 3, ये बताओ क्या होगा। जैसे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका mgf ऐसा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड x - 1 विल बी मोर देन 3, इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होगा। सोचो, मुश्किल नहीं, 1 मिनट।
सर जी सर आपने जो इक्वेशन लिखा है वो ठीक है, मतलब पी ऑफ मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 3। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, पूछा ही जा रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 0 आ रहा है तो मेरा। आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर चलिए। Sir, 32/243. अच्छा सो तो एक का आया है 0, एक का आया है 32/243। और बाकी लोग बताइए इनका कुछ और आ रहा है तो। नहीं sir, सर 212 अपॉन 243 आ रहा है। और sir 0 ही आएगा. जरूर ही आएगा। अच्छा देखो, तो यहाँ से पहले तो एम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं ना, हमने ये पढ़ा है। तो इस एम को अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि एम एक्स टी विल बी 1/3 प्लस 2/3 ई की पावर टी और इस पूरे की पावर 5, यही आ जाएगा। तो यहाँ से x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आया, q प्लस पी ई की पावर टी, यही होता है ना, q प्लस पी ई की पावर टी होल पावर n। सो आपको पता है ना कि mgf मोमेंट जेनेटिक फंक्शन डिसाइड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सो mgf डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिकली डिटर्मिन करता है। सो यहाँ से आ गया बाइनोमियल 5,2/3, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, सो अब आप देखिए इसमें सपोर्ट क्या है, x का सपोर्ट है 0 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है इसमें क्या क्या बिलोंग कर रहा है, अगर बिलोंग करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो ये उसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे मैं 0 रखूंगा, सेटिस्फाई नहीं करेगी, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, 2 भी नहीं करेगी, 3 भी नहीं करेगी, 4 भी नहीं करेगी, 5 करेगी ना, है ना। देखो 5 माइनस 1 का मॉड मोर देन 3 है कि नहीं, सो विच एक्स विल हाँ हाँ सेटिस्फाई दिस, है ना। या मैं अगर सर वो हाँ 132 अपॉन 243 आ रहा है, वो मिस्टेक हो गई थी। अच्छा अच्छा, सो 132/243 जी। सो यहाँ से क्या है कि जैसे हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, मॉड हमें ओपन करना आता है ना, मॉड x माइनस वन मोर देन 3। सो इसका मतलब है x माइनस वन इज मोर देन 3 और x माइनस वन इज लेस देन -3। तो यहाँ x इज मोर देन 4 और x इज लेस देन -2। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू या तो 4 से ज़्यादा हो या -2 से कम हो, कोई एक हो सकता है। तो 4 से ज़्यादा वाले तो आएंगे ना। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे तो इसमें x बराबर 5 जो है वो सेटिस्फाई करेगी सपोर्ट में। तो 5 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 5c5 2/3 की पावर कितना लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं बाइनोमियल में, p की पावर 5 और q की पावर n माइनस, है ना। तो ये आ जाएगा। सो 5c5 1 हो गया, 2 की पावर 32/243, चेक करो। सो 32 कह रहे थे डायरेक्टली। अच्छा ठीक है, ये बी ऑप्शन ना, चेक कर लीजिए एक बारी। किसी को डाउट है तो सर वो बताइए। बी आ रहा है। हाँ अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए आप लोग, अगर कोई भी। सर वो जो फॉर्मूला है ना एमएक्सटी वाला, हाँ हाँ, सर इसमें तो x इक्वल टू एक्स और पी ऑफ x इक्वल टू एक्स इसमें सर किया था, लेकिन मैच नहीं कर रहा है, उसे थोड़ा सा बता दीजिए। क्या x इक्वल टू एक्स, और पी ऑफ x इक्वल टू एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हाँ देन
इसमें तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैंने 0 बोल दिया था। कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 0 1 से लेके 5 तक में ये सपोर्ट क्या है रैंडम वेरिएबल का? तुम क्या कहना ओके चाह सर, रहे हो? ओके सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो तुम। ये एमजीएफ से पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना होगा ना, तो तुम कैसे क्या पुट कर रहे हो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा ठीक है सर, मैंने गलती है सर। है ना? ठीक है। सो पहले यहाँ से हमने एम जी एफ यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये जो 1 + 2 की पावर टी की पावर 5/3 की पावर 5 है, इस वाले से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया बाइनोमियल 2 5,2/3। अब इसके हेल्प से हमने सपोर्ट निकाल लिया x का 0 से 5। अब देखा कि x की क्या क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मॉड x - 1 मोर देन 3 को। अब ये आपने अगर चेक कर लिया तो अब आप देख लो कि किस पॉइंट, कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करे, 0 1 2 3 4 5 ये सपोर्ट है इसका, तो पुट कर लीजिए तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो 5 पे ये आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, है ना। सो अभी थोड़े मैं आगे बढ़ता हूँ, मीड कल दिखाई दिया था, पूछना है कुछ किसी को अभी भी? सो सर ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पीएम उसको एमएक्सटी को एलैबोरेट करके भी कर सकते थे ना, क्योंकि जी पावर जी जी 5 है। हाँ हाँ, बाइनोमियल जो थ्योरम होता है वो लगा के आप ओपन कर देंगे तब भी आ जाएगा, P1 e की पावर tx1 + P2 e की पावर tx2 जो फॉर्म था उससे भी आ जाएगा पीएमएफ। हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा। आप वरना स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ ये याद रखिए, अभी हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए हैं। लास्ट क्लास में किया था डीजेनरेट, जिसका एमजीएफ था e की पावर ct, अगर डीजेनरेट c पे है तो। फिर हमने डिस्कस किया था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका एमजीएफ था q + p e की पावर t, पावर 1 है टोटल का, और यहाँ पे जस्ट पावर n हो गया। सो q + p e की पावर t की पावर n हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, q + p की पावर t, और इसकी पावर हमने n कर दिया, तो यहाँ से q + p की पावर t और इस पूरे की पावर n हो गया। अब यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए, है ना। सो ये आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं, सो उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे थ्योरम्स एंड, क्योंकि इंटर रिलेशंस भी है डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिलेबस में, सो बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, देन ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक। तो पहले हम लोग तो ये बाइनोमियल डिस्कस किया ना, चलो पहले ज्योमेट्रिक डिस्कस करते हैं। सो ज्योमेट्रिक अगर डिस्कस करेंगे, सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अच्छा इस तरह के एक क्वेश्चन और बाइनोमियल देखो, जैसे जनरली आते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, ये है कि इसमें पूछता है कि अ डाई इज थ्रोन n टाइम्स, ठीक। सो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वंस, या फाइंड नहीं दे रखा है प्रोबेबिलिटी आपको, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वन टाइम इज एटलीस्ट 0 पॉइंट या एटलीस्ट 99%। सो कह रहा है कि इफ, यहाँ गिवन है तुम्हें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वन टाइम इज एटलीस्ट 99%, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज, क्या होगा। एक डाई को हमने n टाइम थ्रो किया, तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वन टाइम, डाइस पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, सो कम से कम एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 99% है। तो बताइए n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो ये बाइनोमियल पे ही क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं। सर इनका स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए ना? हाँ मतलब 7 आएगी सर। जी, बाकी लोग बताइए, तो चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है। सो मान लीजिए ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, मान लो इस तरह 6 7 8 9 कर दिया मैंने।
सुबह का खाना किसी का आंसर नहीं आया, एक का ही बस आया था, 7 आंसर था। देखो यहाँ पे क्या करोगे इस तरह क्वेश्चन में कि हमने मान लिया x इज नंबर ऑफ टाइम 6 occurs या 6 comes on the die, या die। सो यहाँ पे x का सपोर्ट कितना है, 0 1 2 अप टू n, क्योंकि n टाइम, अब यहाँ p क्या होगा, q क्या होगा, तो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। यहाँ सक्सेस है गेटिंग 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, तो फेलियर कितना है, 5/6 है, तो 1/6 और 5/6 ये है। तो आपसे पूछ बताया इन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम 6 इज एटलीस्ट 99%, यही ना। तो अगर इसको आप यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 1, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम 6 इज मोर देन इक्वल 99%, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इज मोर देन इक्वल टू 99%। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, दिस इज मोर देन 99%। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, अच्छा x इज इक्वल टू 0 तो निकाल ही सकते हो, चलो x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/100, और x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बाइनोमियल में, NC0, p है आपका 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर, चेक कीजिए n माइनस है ना 0 मतलब n, ये लेस देन इक्वल टू 1/100 है, तो NC0 भी 1 होता है ये, सो आ गया 5/6 की पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। उल्टा भी कर सकते हो, 6/5 रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो 6/5 की पावर ये मोर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब सोचो ये कब होगा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, चाहो दोनों तरफ लॉग लगा सकते हो आप, है ना, देख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब सोचो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि ऐसा हो जाएगा, तो लॉग लगाओगे तो n log 6/5 मोर देन इक्वल टू log 100। अब देखो लॉग बेस ई वाला लेना है या बेस 10 वाला लेना है, जो कैलकुलेटर में एक जगह ln लिखा रहता है, एक जगह लॉग लिखा रहता है, तो जहाँ ln लिखा होता है वो लॉग बेस ई होता है, जहाँ कैलकुलेटर में लॉग, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ कैलकुलेटर में ये लिखा रहता है इसका मतलब ये रहता है। मैथमेटिक्स में हम लोग जहाँ भी लॉग लिखते हैं बेस ई वाला ही लिखते हैं एक्चुअली, बट यहाँ आपकी मर्जी आप क्या यूज़ करना चाहते हो, है ना। सो अगर बेस 10 वाला यूज़ करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ई वाला यूज़ करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। बताओ, तो फाइनली कहने का मतलब ये है अब तुम कोई सेम बेस वाला यूज़ करो। लॉग 1 0 होता है, तो ये 6/5 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, सो n मोर देन इक्वल टू आ जाएगा log 100 अपॉन log 6/5, जो भी यूज़ करना सेम टाइप का लॉग यूज़ करना है, तो ln यूज़ करो, ये यूज़ करो,
बताओ इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है। कैलकुलेटर यूज़ करो, कैलकुलेटर अलाउड रहता है जैम गेट एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करो और बताओ कितना आएगा ये कैलकुलेटर से। ट्वेंटी 25.25 आ रहा है। ऐसा आ रहा है हाँ बाकी सर लोग। 25 मिनट। हाँ सर ठीक ही बोला मैंने। सो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.25 से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब एटलीस्ट 26 होना पड़ेगा फिर तो। चेक कर दो यहाँ 26 करना पड़ेगा, एक ऑप्शन 26 कर दो, चेक कर लो एक बार ध्यान से। किसी को डाउट है तो पूछो आप। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आप PYQ सॉल्व करोगे आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अगर ln टैब यूज़ करोगे दोनों में ln यूज़ करना, लॉग यूज़ करोगे दोनों में लॉग यूज़ करना। कैलकुलेटर में दो टैब रहते हैं, एक ln का रहता है एक। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे आता हूँ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो आपने अभी क्या देखा है कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो स्पेशल केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि बाइनोमियल n कॉमा पी, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो उसी में अगर n की वैल्यू 1 फिक्स कर दे तो वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जब n को 1 रखते हैं। सिमिलरली पहले हम ज्योमेट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो आप समझिए। सो ज्योमेट्री में पहले मैं PMF के थ्रू डिफाइन करता हूँ। सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ। सो जो PMF जो होगा, या तो दो तरह का PMF यहाँ पे है, ठीक है। PMF ऑफ x होगा p इंटू क्यू की पावर x, तो अगर ये PMF होगा तो सपोर्ट होगा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास PMF ये है p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, तो यहाँ सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा। दोनों PMF आप चेक कर सकते हैं। PMF कैसे चेक करते हैं, सम 1 होने चाहिए और नॉन नेगेटिव होने चाहिए, सम 1 होने चाहिए नॉन नेगेटिव होने चाहिए। सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली PMF या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। दोनों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कब ये PMF यूज करते हैं कब वो यूज करते हैं, है ना। सो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक अगर ऐसा हो जाएगा तो होगा क्या, दो अलग अलग केस, दो अलग अलग केस में बात करता हूं मैं, ठीक है ना। सो अलग अलग केस में हम बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे दोनों का अलग अलग मेन वेरिएंस MGF मैं लिख देता हूँ। सो मेनली क्या है कि अगर जब हम PMF यूज कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, अच्छा PQ वही है जो बाइनोमियल में था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, ये जो P बोल रहा हूँ स्मॉल p यहाँ भी है कि यहाँ भी ट्रायल एक्चुअली बर्नौली ट्रायल ही होने चाहिए। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर ट्रायल्स व्हिच आर बर्नौली ट्रायल, यहाँ भी वैसे ही होगा, जो ट्रायल्स होंगे बर्नौली ट्रायल वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, और Q वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, यही है, सेम है ना। ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल, जो ट्रायल्स हैं। सो यहाँ भी ट्रायल्स पे, इस ट्रायल पे दो ही पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर। सो ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स, यहाँ भी ट्रायल्स हो बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ जब ये वाला PMF है P इंटू क्यू की पावर x, ठीक, और दूसरा वाला केस है कि जब PMF है P इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, तो इस केस में सपोर्ट कितना है, इस केस में सपोर्ट है आपका 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। इस केस में सपोर्ट कितना है रैंडम वेरिएबल का
1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये है। आगे अगर आप बात करेंगे पीएमएफ हो गया, मी सपोर्ट हो गया। मीन अगर लिखेंगे तो जब सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में मीन होगा Q अपॉन पी, और जब सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो होगा 1 अपॉन पी। ठीक है, सो ऐसे याद रखते हैं ना, सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब 1 अपॉन पी है। ठीक है, सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 Q अपॉन पी है। इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा Q अपॉन पी स्क्वायर, वेरिएंस दोनों का सेम होता है। अब मैं बता भी दूंगा क्या ऐसा क्यों है। सो यहाँ से वेरिएंस जो आएगा ये भी Q अपॉन पी स्क्वायर होता है। MGF क्या होगा? सो व्हाट इज MGF इन दिस केस एंड व्हाट इज MGF इन दिस केस, बताइए आप लोग। p to the power t by 1 minus q into e to the power t. किस साइड, सपोर्ट 0 वाले में या सपोर्ट 1 वाले में? x equal to 0 वाला। P की पावर टी 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, और इधर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? राइट साइड में क्या होगा MGF? सर ये गलत नहीं है, हाँ न्यूमरेटर में ई की पावर टी नहीं आएगा। हाँ, तो वही आपको समझना है कहाँ सही है कहाँ गलत है। सो सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, समझो ई की पावर टी की पावर 0 है ऐसा मान लो। सो यहाँ से ये होगा P अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, और यहाँ आएगा P ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी। ठीक, अब बाकी मीन वेरिएंस है ना वो डिपेंड करेगा उस पर। सो अच्छा, सो अगर मोड की बात करें, यहाँ मोड क्या होगा और यहाँ मोड क्या होगा? तो 0 से 1 के बीच में जाएगी ना, तो जितना Q मल्टीप्लाई होता जाएगा वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। सो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वही मोड है, यहाँ जो पहली वैल्यू सपोर्ट की है वही मोड है, क्योंकि यही, और मीडियन आपको निकालना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट है ना, मीडियन वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं दोनों को इंटर रिलेट करता हूँ कि कैसे आया और क्या दोनों की मीनिंग है, कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या यूज़ करना है ना। सो मीडियन है ना, उससे निकालना पड़ेगा अलग से, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे हाफ होता है, हालांकि फॉर्मूला है। सो एक मैं रिजल्ट लिखता हूँ पहले को, तो इसमें क्या है, मेनली तुम्हें याद रखना है MGF मीन वेरिएंस, ये बहुत यूज़ होगा, सपोर्ट भी। तो पहले थोड़ा सा मैं इंटर रिलेशंस की बात करता हूँ, दोनों में क्या इंटर रिलेशंस हैं देखो, तो कब किसको यूज़ करना है। और ये PMF ऐसा है, देखो ये वाला ऐसा PMF है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका प्रूफ आप खुद भी लिख सकते हो। सो एक थ्योरम लिख रहा हूँ फिर मैं आता हूँ इंटरप्रिटेशन पे। सो इसका नाम है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सिर्फ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है जो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सिर्फ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है जो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सो इसको बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। क्या होता है ये कि let x be a discrete random variable, मान लो x कोई discrete random variable है, let x be a discrete random variable, then अच्छा इसका नोटेशन क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x हैज ज्योमेट्रिक p डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, ये नोटेशन है। सो ये होगा, सो x हैज डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक p if and only if probability x more than m plus n given x more than n, so this will be equal to x more than equal to m। सो ये इसका नाम है मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, स्पेशली ये डिस्क्रीट के लिए। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ ऐसा है कि ये लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे सेम ही आएगी, और ये कंडीशनल है। देखो ये बीच में जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन इवेंट एफ। सो इवेंट ई है एक्स मोर देन एम प्लस एन, इवेंट एफ है एक्स मोर देन एन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ जो है
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन m प्लस n गिवन x मोर देन n इज प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो किसी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, मान लो ये कोई सामान है ना जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, तो होता क्या है, कहता है कि कोई बल्ब मान लो 20 साल चल गई और आपको, या बोलो क्या प्रोबेबिलिटी है वो अगले 20 साल चलेगी अगर वो 5 साल चल चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी शुरू से पहले अगले 15 साल चलने की थी। मतलब मान लो तुमने 5 साल पहले कोई मान लो बल्ब ही खरीदा, तो वो 5 साल चल चुकी है और आज तुम्हें ये जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 15 साल चलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी जब खरीदे थे तब से 15 साल चलने की है। तो ये इसका मतलब है, मतलब मेमोरी भूल जाता है, मतलब आज से 10 साल बाद भी उसको अगले 15 साल उस बल्ब को चलने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी जितनी जिस दिन तुमने खरीदी थी वो रहेगी। ऐसा कब होगा, जब उसका जो लाइफ टाइम है बल्ब का वो ज्योमेट्रिक फॉलो करता है, तब की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कहना चाहता है कि या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें मेमोरी भूल जाता है कि जितना चल गया भूल गया। सो 10 साल पहले अगर हम ये देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी अगले 15 साल चलेगी, उतनी ही रहेगी जितना आज हम देखेंगे कि अगले 15 साल चलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, सेम ही रहेगी। ठीक है ना। तो ये नाम मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है इसकी, कि मान लो x मोर देन m प्लस n गिवन x मोर देन n, तो इसका मतलब है कि x मोर देन आज से है ना n, अगर पता है कि n टाइम चल चुकी है तो अगले m टाइम चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वही है जो इनिशियली m तक प्रोबेबिलिटी थी या m के आगे की प्रोबेबिलिटी थी। तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन एप्लीकेशन में सर यूज होते हैं। हाँ इसमें सर m इंक्लूड रहेगा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, जी जी, इसकी वजह तो ये है ऐसा ही क्योंकि हमने रहता है यहाँ क्या? भी इंक्लूड नहीं किया, यहाँ भी इंक्लूड नहीं किया। जैसे समझिए इसने ये कहा कि जैसे ये ऑब्वियस आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, आप चाहेंगे तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सो प्रूफ में क्या होगा, सो आपको दिख जाएगा क्यों हो रहा है ऐसा। सो आप LHS की वैल्यू निकालिए, RHS की वैल्यू निकालिए, आपको इक्वल दिख जाएगा। क्योंकि दोनों जगह इक्वल नहीं है ना, तो x मोर देन n है और x मोर देन m प्लस n है, तो इसका मतलब x कहीं ना कहीं m तो हो ही सकता है ना। जैसे अगर आपको बोला जाए x मोर देन 3 है और x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू मोर देन 5 है, तो आप सोचिए क्या y की वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं। यस सर, हो सकती है। इसलिए यहाँ इक्वलिटी लगाई गई है। जैसे मैं यहाँ x को 4 रख लूँ, ठीक, और x प्लस वाई को 6 रख लूँ, तो y 2 नहीं हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी है ना। तो 3 प्लस 2 5 था, तो 5 को आप ऐसा लिखिए। अच्छा, मैं वैसा लिखने के बजाय मैं इसको वैसे समझिए कि x इज मोर देन 2 प्लस 3 और x इज मोर देन 2। सो ये समझिए अब। सो क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है कि नहीं। यस सर, हो सकती है, समझ गया। सो गिवन था, हालांकि मतलब या इसको मैं हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है प्रूव करना। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, x मोर देन m प्लस n गिवन x दिस। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f है, तो आप जानते हैं इसका मतलब कि m इंटरसेक्शन x मोर देन n अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन n। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x मोर देन m प्लस n का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, कि n से भी ज़्यादा है m प्लस n से भी ज़्यादा, इंटरसेक्शन आएगा m प्लस n से ज़्यादा है। और यहाँ से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन n, तो ये तो ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। तो जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखोगे, सो क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ स्टार्ट होगी x बराबर m प्लस n प्लस 1 से ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोर देन हमने यूज़ किया है। फिर अगला ऐसे ही आगे लिखते चले जाना होगा। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू स्टार्ट होगी n प्लस 1 से, फिर n प्लस 2 n प्लस 3 ऐसे चलता रहेगा। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, तो कोई एक PMF यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। आप दोनों सेटिस्फाई करती है मॉड्यूलस को, तो कोई सा भी यूज़ कर लो। मान लो पहला वाला अगर मैंने यूज़ कर लिया कि p इंटू क्यू की पावर x, देखो क्या आता है। सो p इंटू क्यू की पावर x, ये x माइनस 1 जो भी लिखना है ना। सो पहले वाला अगर यूज़ करोगे तो उसके हिसाब से होगा। अच्छा एक मिनट, उन्होंने क्या लिखा, P इंटू क्यू गेटिंग फर्स्ट ट्रायल ना, एक बार चेक करना है ना। हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है।
फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा P इंटू क्यू की पावर m प्लस n प्लस 1। अभी ऐसा लिख लो, प्लस अगला अगर लिखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होता, मैं P इंटू क्यू की पावर x वाला PMF यूज कर रहा हूँ। सो P इंटू क्यू की पावर m प्लस n प्लस 2, P इंटू क्यू की पावर m प्लस n प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसे अपॉन करोगे सो आ जाएगा P इंटू क्यू की पावर n प्लस 1, यहाँ आ जाएगा P इंटू क्यू की पावर n प्लस 2, P इंटू क्यू की पावर n प्लस 3, ये चलता रहेगा। सो बचेगा क्या, देखो ध्यान से, तो सिंप्लीफाई कीजिए, P कॉमन ले कैंसिल कर देंगे। सो न्यूमरेटर से P इंटू क्यू की पावर m प्लस n प्लस 1 कॉमन है, बचा 1 प्लस क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में ऐसे ही अगर आप लिखेंगे सो P इंटू क्यू की पावर n प्लस 1 कॉमन है, बचा 1 प्लस क्यू स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल हो गया, P भी कैंसिल हो गया। सो बचा कितना, Q की पावर m, राइट, ये है। अब हमें दिखाना है किसके इक्वल है, x मोर देन इक्वल टू m के, तब उसकी वैल्यू निकाली। अभी LHS सॉल्व किया हमने, अब RHS, तो हमने यहाँ कौन सा वाला PMF लिया, आप देखा ना। सो हमने अभी ये वाला PMF यहाँ पे यूज किया है, P इंटू क्यू की पावर x, ठीक है ना, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 होती है, ये वाला PMF यूज किया है। तो ये हमने लेफ्ट साइड निकाला है, ऐसे राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिए। तो राइट साइड क्या है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m। सो कितना आएगा ये, x मोर देन इक्वल टू m, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू m प्लस x इज इक्वल टू m प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा। तो x इज इक्वल टू m पे कितना आ जाएगा, p इंटू क्यू की पावर m, p इंटू क्यू की पावर m प्लस 1 डॉट 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 चलता रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा p इंटू क्यू की पावर m, तो बचा कितना 1 प्लस क्यू स्क्वायर एंड सो ऑन। बताइए ये सम पता है आपको, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, यही है ना। और 1 माइनस क्यू किसके इक्वल होता है, p के। सो p कैंसिल, तो बचा कितना q की पावर m। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ बस मैंने क्या प्रूव किया है कि अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाली, राइट साइड की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वल दिखा दिया। देखिए ये भी q की पावर m आया था, और यहाँ से मैंने ये सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू भी q की पावर m आई है, दैट इज ओके। चेक कर लीजिए। सो LHS RHS इक्वल हो गया ना, LHS को अलग सिंप्लीफाई किया, RHS को अलग सिंप्लीफाई किया, सो LHS RHS दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये था। मैं अच्छा मैं इंटरप्रिटेशन पे आता हूँ। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है कि दो केसेस हैं। एक क्या होता है कि कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये मान लो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ईच ट्रायल के पास, सो ईच ट्रायल के पास क्या है, ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज। टू पॉसिबिलिटीज क्या है, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर, ईच ट्रायल, है ना। सो वी रिपीट, या मैं ऐसा बात करूं कि नंबर ऑफ ट्रायल। सो देखो मैं क्या करता हूं, दो तरह के केसेस हैं। एक है, मान लो मैं x1 बोल देता हूं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, या पहले नंबर ऑफ फेलियर वाले को चाहो तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो देखो ये मीनिंग होगी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे बाइनोमियल में क्या था
बाइनोमियल में था कि नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, वही था ना। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ पहला सक्सेस आने तक जितने फेलियर होंगे दैट वी आर काउंटिंग, हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो एक तो ये मीनिंग है ज्योमेट्रिक का। अब इसका मैं पीएमएफ निकालता हूँ। सो मान लो मैं लिखता हूँ x1 इज इक्वल टू स्मॉल x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x फेलियर अकर्ड बिफोर फर्स्ट सक्सेस, बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यही है कि x फेलियर आया पहले सक्सेस आने तक। सो पहला सक्सेस आने से पहले हमें कितना मिला, x नंबर ऑफ फेलियर मिला। x फेलियर अकर्ड बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो क्या आंसर होगा इसका, अब x फेलियर आया पहले सक्सेस, तो एक सक्सेस आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी p है, उससे पहले x नंबर ऑफ फेलियर आया, सो ईच फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। तो ये हो गया q की पावर x इंटू पी, इसी को लिखा था p इंटू क्यू की पावर x। ठीक, अब खुद ही सोचो कि x नंबर ऑफ फेलियर है, तो क्या लगता है इसका सपोर्ट क्या होगा, पहला सक्सेस आने से पहले कितने लगता है तुम्हें, कितने फेलियर्स आ सकते हैं। कोई ट्रायल रिपीट कर रहे हो, यू आर, है ना, टॉसिंग अ कॉइन अगेन एंड अगेन, तुमसे पूछा कि नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो पहली बार हेड आने से पहले कितनी बार टेल आ सकता है। सपोर्ट क्या है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ 0 1 2 से लेके n। जी जी जी। तो सपोर्ट तो यहाँ हो 0 से जाएगा n तक। 0 1 2, यहाँ ट्रायल फिक्स नहीं है, हम तब तक टॉस करेंगे जब तक कि पहली बार सक्सेस ना मिल जाए। तो एक सपोर्ट जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये है मेरे पास। ठीक है, ये सपोर्ट है हमारा 0 1 2 डॉट 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 एंड सो ऑन। सो नाउ तो ये पीएमएफ है। तो मैं बता दूं, याद रखना आपको, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो उसमें सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा और पीएमएफ ये वाला होगा P इंटू क्यू की पावर x, x यहाँ 0 1 2 3। सो ये हो गया इंटरप्रिटेशन कि कब हमें ये पीएमएफ यूज करना है, जब वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा जहां आपको फेलियर काउंट करना है पहले सक्सेस आने से पहले। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिक है विथ पैरामीटर p। ठीक है ना, यही लिखेंगे। दूसरा केस होता है कि जब हम x2 डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं, सो वी आर डिफाइनिंग x2 number of trials till we get first success or to get first success। so number of trials till we get first success, पहले सक्सेस आने तक कितने ट्रायल्स हैं वो हम काउंट कर रहे हैं। सो वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट द फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, या ऐसे लिखा रहता है वही चीजें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, या ऐसा भी लिखा रहता है यही चीजें कि ट्रायल नंबर ऑन विच फर्स्ट सक्सेस अकर्स, ट्रायल नंबर ऑन विच at which first success occurs। तो देखो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं, यहाँ हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। पहले क्या हम काउंट कर रहे थे, यहाँ काउंट कर रहे थे नंबर ऑफ फेलियर्स। अब देखो, तो जब आप फेलियर काउंट करते हो तब भी वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पीएमएफ अलग होगा। जब आप ट्रायल काउंट करते हो तब भी वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पीएमएफ दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछूं मैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग स्मॉल x, ये k लिख देता हूं मैं। सो x कैपिटल x2 को स्मॉल x होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कैपिटल x2 बीइंग स्मॉल x। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सक्सेस अकर्स ऑन x ट्रायल्स, है ना। यहाँ ये मतलब हो गया फर्स्ट सक्सेस अकर्स ऑन x ट्रायल, एक्सवां ट्रायल पे पहला सक्सेस आया। इसका क्या मतलब है कि लास्ट वाला ट्रायल पे सक्सेस आया तो उससे पीछे जितने ट्रायल्स होंगे उस पे क्या आया होगा,
हाँ जी, मतलब ट्रायल नंबर x है जिस पे पहली बार सक्सेस मिला, तो उससे पहले क्या मिला होगा, फेलियर। तो फेलियर कितनी बार मिला, x minus 1 x-1 टाइम। सो एक बार सक्सेस मिला और बाकी x-1 टाइम फेलियर मिला, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। एक बार ट्रायल पे फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी q है, एक बार में मतलब फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस आने की p है। सो ये हो गया q की पावर x-1 इंटू पी। सो p इंटू क्यू की पावर x-1, जहाँ x की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहीं पे आप सपोर्ट देखो क्या हो सकता है। सो व्हाट कैन बी द सपोर्ट, अगर ऐसे आप सोचो कि सपोर्ट क्या हो सकता है x2 का, सपोर्ट ऑफ x2 यही है। तो सपोर्ट ऑफ x2 का मतलब हो गया कि ठीक है ना, सपोर्ट ऑफ x2 का क्या मतलब है कि x2 क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ना। तो पहले सक्सेस आने तक कितने ट्रायल्स हो जाएंगे, तो कम से कम एक ट्रायल तो होगा ना, ताकि पहली बार सक्सेस आ जाए। तो कम से कम एक ट्रायल तो होगा, 1 2 3 4 ये सक्स यहाँ पे। तो जब आप ट्रायल काउंट कर रहे हैं कम से कम एक ट्रायल तो होगा, फेलियर काउंट कर रहे हैं तो 0 फेलियर हो सकता है, ठीक है ना। सो ये है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो दूसरा वाला पीएमएफ आपको समझ आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो x1 x2 मैंने लिखा था उसमें क्या रिलेशन है, ये जो x1 था और x2 है इसमें क्या रिलेशन है। So x1 was number of failures before first success. x2 is number of trials till we get first success. So trials total number of trial जो है till we get first success is equal to number of failure plus number of success। लेकिन सक्सेस तो एक बार ही आ रहा है, तो इसका मतलब है x1 में अगर 1 ऐड कर दोगे तो x2 के इक्वल आ जाएगा, या x1 जो है वो x2 माइनस 1 है। क्यों भाई, x1 was number of failures, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, x1 क्या था, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना, बिफोर फर्स्ट सक्सेस। x2 क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल वी गेट फर्स्ट सक्सेस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, सक्सेस का ही ना, उसमें फेलियर काउंट, उसमें ट्रायल काउंट कर रहे हो। तो ट्रायल में फेलियर या सक्सेस दोनों इंक्लूड हो गया, क्योंकि एक ट्रायल पे या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। तो बस लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आ रहा है, वो उसमें एक्स्ट्रा है, तो वो उसमें इंक्लूड हो चुका है, तो उसको एक घटा दोगे तो इक्वल हो जाएगा। और इसीलिए आपको पता हो, अगर मैं दोनों तरफ मीन लगा दूँ होगा क्या, अगर आप नोटिस करो। तो यहाँ से हमने देखा कि x1 जो है x2 माइनस 1 है ना। तो यहाँ से अगर आप e ऑफ x1 लगाओ तो होगा e ऑफ x2 माइनस 1। तो e ऑफ x2 माइनस 1 आप चेक कर सकते हो। सो हमने e ऑफ x1 कितना लिया था, ये हमारे पास था नंबर ऑफ फेलियर वाला केस था। सो q अपॉन p आया था, x2 कितना आया था 1 बाई पी माइनस 1। चेक करो दोनों इक्वल है, तुम्हें दिखेगा हाँ इक्वल है ना। q को 1 माइनस पी लिख सकते हैं ना, ये देखो यहाँ से मैं लिख दूँ, अगर x1 था q अपॉन p, q इज 1 माइनस पी, p 1 अपॉन p माइनस 1, तो ये हो गया e ऑफ x2 माइनस 1। चेक करो, और e ऑफ x1 यही था। वेरिएंस में क्या होता है, जब आप वेरिएंस ऑपरेट करोगे, सो वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 1। अब कांस्टेंट का कोई टेंशन नहीं होता वेरिएंस को, सो वेरिएंस x2 के ही इक्वल हो जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ x1, इसीलिए दोनों q अपॉन पी स्क्वायर था। तो होता क्या, वेरिएंस का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एक्सपेक्टेशन है ए एक्स प्लस बी, सो ये होता है ए टाइम एक्सपेक्टेशन एक्स, और जब वेरिएंस में यही चीज लगाओगे ना, सो ये गायब हो जाएगा बी। सो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। या ऐसे समझो आप कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी जो है ये सेम ही होगा वेरिएंस ऑफ एक्स के, चाहे बी कोई भी रियल नंबर हो जाए। तो ये इसीलिए दोनों का वेरिएंस इक्वल है, मीन डिफरेंट है, क्योंकि कांस्टेंट्स ऐड सबट्रैक्ट करने से वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ डिस्कस किया, और दोनों का इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, जैसे बोलता है कि
जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जैसे कई बार पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर मान लो 4 है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स required to get first time head in toss of a coin. So expected number of trial required to get the first head in tossing a coin repeatedly. ये है। फिर इसी में आपसे 5वां क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सब एग्जाम में आए हैं, अभी आपको PYQ देखो, PYQ में इस तरह क्वेश्चन है, पूछेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स, वहां ट्रायल्स था, या टॉस लिख लो, ट्रायल्स को आप टॉस कह दो, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट टाइम हेड इन टॉसिंग अ कॉइन रेपिटेडली, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड, बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड इन टॉसिंग अ कॉइन रेपिटेडली। ठीक है, ये हो गया। बोलो दोनों का आंसर बताओ। तो एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। तो 4 का 2 और 5 का 1 है ना, तो इसमें ज्योमेट्रिक 1/2 फॉलो करेगा, हेड टेल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉस की बात कर, नंबर ऑफ ट्रायल में मीन कितना था 1/p, तो यहाँ पे जो EX आएगा होगा 1/p, p है 1/2, तो 2 आ गया, क्यों, हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिस। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो x यहाँ भी, या y बोल दो इसको अभी के लिए, या x1 x2 कर सकते हो, तो ये x2 था समझो, यहाँ पे x2 है क्योंकि ट्रायल को मैंने x2 बोला हुआ है। और नंबर ऑफ फेलियर्स, तो हेड को अगर आप सक्सेस बोलोगे टेल फेलियर हो जाएगा, तो x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ज्योमेट्रिक p, p यहाँ भी 1/2 है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 जब आप निकालोगे तो यहाँ था q अपॉन p, q है 1/2 अपॉन 1/2 1, तो इसका आंसर है 1 और इसका आंसर है 2। देख लीजिए जी, आप यही कह रहे थे, ये कोई डाउट है पूछिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेलियर्स वाले का मीन होता है q अपॉन p, और q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यहाँ टेल है, सक्सेस हेड है, सो इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 2 है। किसी को डाउट है तो आप पूछिए। तो अगले क्लास में और डिटेल में करेंगे। तो आज हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बाइनोमियल पे, ज्योमेट्रिक पे, नेगेटिव बाइनोमियल पे और हाइपर ज्योमेट्रिक पे, इन सब पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल तो संडे है, बट मैं इस बैच की क्लास हो सकता है लूंगा क्योंकि मेरी 10 बजे रात को ट्रेन है, तो 6 से 8 तो ले ही सकते हैं। सो सर जी सर एक हम क्वेश्चन कर रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जी जी तो उसमें मतलब ये काफी आगे, मतलब जैसे कि अगर वहां निकालना रहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तक निकालना रहता है, जी जी, तो उसको निकालने के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स करके निकाल लेते हैं, लेकिन फैक्टोरियल जब अगर मेथड, उसमें अगर हाँ। एक्स क्यूब या एक्स की पावर 4 या ऐसी हायर पावर्स तक जा रहा है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो एक तो तरीका MGF का है, आप जानते होंगे कि अगर हमें MGF पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये होता है ना बाइनोमियल में। सो अगर आप इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर दे, d क्यूब mxt dt और t को 0 रख दे, तो क्या आंसर आएगा। ये थ्योरम पढ़ाया सर था हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। बस हाँ, ये थ्योरम था ना, सर यही तो था। e की पावर 4 चाहिए तो 4 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, 5 चाहिए 5 बार कर लीजिए, यस सर, ठीक, समझ हाँ, गए, तो ये इससे आ वाला जाएगा। भूल गए यार। हाँ ठीक है, ठीक है जी। सो अब कल क्लास में बाकी को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना अभी डिस्कस किया हमने। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर आपका, आज अभी नेक्स्ट बैच की क्लास होगी। थैंक यू।